स्वागत है सभी के क्लास ऑक्साइड में। सीबीएसई क्लास 9 साइंस चैप्टर 10 ग्रेविटेशन में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे आज फ्री फॉल क्या होता है भैया। कोई बॉडी के फ्रीली गिर रही है उसका मतलब क्या होता है, देखेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग को समझ में नहीं आता, इसके ऊपर बात करेंगे। फिर देखेंगे जो इक्वेशन जो हमारे काइनेमेटिक्स से 3 इक्वेशन दे रखे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी के, है ना, उसको देखने वाले हैं। उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स एक आध करने को है, उसको देख के खत्म करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फ्री फॉल, किसी बॉडी का फ्रीली गिरना। देखो किसी पर्टिकुलर हाइट से एक बॉडी गिर रही हो जिसमें बस एक ग्रेविटेशनल फोर्स, इसी को कंसिडर करना, इसके अलावा किसी अदर फोर्स को कंसिडर मत करना। लेट्स से अगर एक कोई भी बॉडी अगर ऊपर से गिर रही हो नीचे, तो उस पर क्या है, एक तो ग्रेविटेशनल पुल, मान लो अर्थ की बात करें तो अर्थ क्या कर रहा है, उस बॉडी के नीचे की तरफ एक खिंचाव का फोर्स लगा रहा है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। उसके कारण बॉडी की क्या होगी, धीमे धीमे कर जैसे जैसे वो नीचे गिरेगा उसकी हर एक सेकंड वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। समझ में आ रहा है बात, हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ती है। अब देखो यहाँ पे अगर कोई धागे पकड़ के, कोई रोप से नीचे उतर रहा है, हमारे पास जो है बिल्डिंग है, नीचे उतर रहा है धागे पकड़ के, रोप पकड़ के, तो वहां पे क्या होता है, हमारे टेंशन लग जाता है। आपको पता है कि नीचे की तरफ आपका वेट लग रहा होगा और उस धागे पे ऊपर की तरफ क्या है, आपका टेंशन, एक फोर्स होता है जो कि लगता है। तो जब धागा पकड़ के कोई रोप पकड़ के नीचे उतर रहा है तो वहां पे हम नहीं बोल सकते हैं कि वो फ्री फॉलिंग कर रहा है। समझ में आ रहा है, चूंकि हमको बस ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर करना है। अगर कोई बॉडी फ्रीली भी ऐसे भी गिर रही है नॉर्मली एयर के अंदर, आसपास क्या है, हमारे एटमोस्फेयर में एयर होगा भैया, तो एयर भी क्या करेगा, उस पर नीचे नीचे से क्या है कि फोर्स लगाएगा, नीचे से उस पर फोर्स लगाएगा, उसे गति को कम करना चाहेगा। जैसे मान लो एक पेज है, एक पन्ना है, शीट है, उसी पन्ने को क्या किया, उसी मास का पन्ने को फोल्ड करके बॉल बना लिए। अब मुझे बताओ, दोनों को एक सर्टेन हाइट से ड्रॉप करेंगे तो नीचे पहले कौन गिरेगा, जाहिर सी बात है इसको रोल कर रखा है, फोल्ड कर रखा है, क्यों, मास दोनों की बराबर ही है। नहीं, चूंकि जो पन्ना, जिस जो शीट था उसमें क्या सरफेस एरिया ज्यादा है, तो उसमें क्या है, एरियल प्रेशर ज्यादा लग रहा था, जिसके कारण उसको गिरने में समय लग गया और ये बॉल फटाफट से गिर गई। तो मतलब यहाँ पे क्या देख रहे हो, फ्री फॉल में हम एरियल प्रेशर, जिसको ड्रैग भी बोलते हैं, जो एयर जो प्रेशर लगाता है इसको ड्रैग भी बोलते हैं, तो ना तो ड्रैग को कंसिडर करना है, ना आपको टेंशन को कंसिडर करना है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अलावा किसी और फोर्स को कंसिडर नहीं करना होता है। और फ्री फॉल में या तो बॉडी ऊपर से, लेट से मेरे पास हाथ में बॉल है, बस इसे छोड़ दिया या ऐसे फेंक दिया, ये फ्री फॉल है। या नीचे से भी ऊपर अगर फेंका, नीचे से अगर बॉल ऊपर फेंक रहे हैं ना, कैच कैच खेलते हैं भैया, तो वहां पे भी क्या, वो भी फ्री फॉल कहलाता है। समझ में आ रहा है बात, आगे देखो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये भी समझने को है। हमने क्या देखा था, ग्रेविटेशनल फोर्स देखा था कि कोई भी दो बॉडी, चाहे लिविंग है नॉन लिविंग, फर्क नहीं पड़ रहा होता है, अगर उसकी एक सर्टेन मास होगी, उन दो बॉडी के बीच में हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा होता है, ये देखा था लेक्चर के अंदर। लेकिन आज ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसको स्मॉल जी से रिप्रेजेंट करते हैं। समझते ये क्या होता है, लेट से अगर कोई एक बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है, एक लेट से मेरी एम मास की बॉडी है वो ऊपर से नीचे गिर रही है, तो जैसे जैसे वो नीचे गिरेगी और हर एक सेकंड क्या है, धीमे धीमे करके उसका वेलोसिटी बढ़ता रहेगा। इसलिए तो आप देखे होगे कि क्रिकेट, अगर बात करें क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, तो वहाँ पे क्या है, अगर बॉल की ऊंचाई कम हो, अगर कम ऊंचाई से बॉल नीचे आ रही हो तो उसको पकड़ना आसान होता है, लेकिन बॉल की अगर वही हाइट अगर बढ़ा दे, ये काफी ऊपर से गिर रही हो, तो पकड़ने में कई बार दिक्कतें होता है, हाथ में चोट भी आ जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि जब बहुत ज्यादा हाइट से गिर रहा हो तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, इसलिए दिक्कत होता है पकड़ने में। अब समझो कि तो ऊपर से नीचे अगर बॉडी गिर रही है तो वेलोसिटी लगातार बढ़ रही है, लेकिन अगर बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है, तो लेट्स से मेरे पास हाथ में गेंद है, उसको ऊपर फेंक रहे हैं, तो एक सर्टेन वेलोसिटी से उसको फेंकेंगे। तो जैसे उसको फेंका, तो फेंकते समय क्या है, जैसे जैसे ऊपर ट्रैवल करेगा करेगा करेगा, धीमे धीमे करके इस वेलोसिटी उसकी कम होती रहेगी, बिल्कुल इस बार उसकी धीमे धीमे वेलोसिटी कम कर होती रहेगी, और एक मैक्सिमम हाइट पहुंचने के बाद उसकी वेलोसिटी वहां पे जीरो हो जाएगी कंप्लीटली, तब बॉडी फिर वापस से नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। तब क्या देख रहे हो, एक फ्री फॉल में जब ऊपर से नीचे बॉडी गिरा तो वेलोसिटी बढ़ती रहती है लगातार, और जब नीचे से ऊपर जा रहे थे वेलोसिटी लगातार घटते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, बिल्कुल। धरती, उस चाहे बॉडी नीचे आ रही हो या बॉडी ऊपर जा रही हो, हमेशा उस पर ग्रेविटी, जो हमारी अर्थ की बात करें, अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे की तरफ खींच रही होती है, इसी कारण उससे क्या, ऊपर जाते वक्त वेलोसिटी घट रहा है, नीचे आते वक्त लगातार वेलोसिटी बढ़ रहा है। अब देखो वेलोसिटी बढ़े या घटे, मतलब समय के साथ वेलोसिटी में चेंज आए, ये एक्सेलरेशन को भी पैदा करता है। पता है ना आपको एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो एक्सेलरेशन बनने के लिए फोर्स होना जरूरी है। कहीं भी अगर एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बिना फोर्स लगाए एक्सेलरेशन पैदा हो जाए। कोई बॉडी का रेस्ट में पड़ी हो, उसको एक्सेलरेट करना है, मतलब उसकी वेलोसिटी में बदलाव लाना है, रेस्ट में है तो उसको मोशन में लाना है, वेलोसिटी में चेंज लाना है, एक्सेलरेशन देना है उसको, तो फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना फोर्स लगाए तो पॉसिबल है नहीं भैया। या कोई बॉडी अगर मूव करते काफी तेजी से आ रही है, उसको रोकना है, उसकी वेलोसिटी कम करना है, तो भी फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में उसके मोशन के। तो दोनों केस में आप क्या देख रहे हो, फोर्स लगाना जरूरी है अगर बॉडी को एक्सेलरेट करना है। अगर पॉजिटिवली एक्सेलरेट कर रहा है तो, या अगर नेगेटिवली एक्सेलरेट करना है, इसको नेगेटिव एक्सेलरेशन की रिटार्डेशन भी बोलते हैं। समझ में आ रहा है बात। तो आप देखो,
तो इसका मतलब आप क्या देख रहे हो कि एक्सेलरेशन जो है वो क्यों हो रही है बॉडी में, एक्सेलरेशन क्यों आ रहा है, क्योंकि उस पर ग्रेविटी फोर्स लगा रहा है, और इसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ग्रेविटी के कारण एक्सेलरेशन आ रहा है, जिसको बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल जी से, और इसका वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो ये अर्थ के लिए बात कर रहे हैं, ये स्मॉल जी की वैल्यू जो है ना हर जगह वैरी करती है ना। मून में कुछ और होगा, मार्स में कुछ और होगा, वीनस मरकरी अपने अर्थ में कुछ और होगा, तो ये हर एक जगह वैरी करता है प्लेस टू प्लेस। अर्थ के लिए बात कर रहे हैं 9.8। अब देखो अब ये वैल्यू आया कैसे, पूछोगे ये वैल्यू कैसे आया। देखो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स से बात कर रखा है, किसी भी दो बॉडी, अगर लेट से एक बॉडी है जिसकी मास कैपिटल एम है, दूसरी बॉडी की मास स्मॉल एम है, और इनके बीच का सेपरेशन मतलब सेंटर से लेकर सेंटर की दूरी कितना है, यहाँ पे स्मॉल आर सेपरेशन आर है। तो अगर बात करें इनके बीच में जो है एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करेगा, जिसको ग्रेविटेशनल फोर्स भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू कितनी होगी निकालना बताया था। वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे कैपिटल एम इसका मास, स्मॉल एम इसका मास, और आर स्क्वायर इसके बीच में, आर क्या इनके बीच का सेपरेशन है उसका स्क्वायर कर दिए। अब आप देखो यहाँ पे हमको पता है अगर लीनियर मोशन की बात करें, अगर बॉडी लीनियर मोशन कर रहा है, ग्राउंड में मूवमेंट कर रहा है, तो वहां पे हमने न्यूटन के सेकंड लॉ को देखा था ना। न्यूटन के 3 लॉ थे भैया, उसमें सेकंड लॉ क्या बोलता है कि फोर्स वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ मास और एक्सेलरेशन। अगर बॉडी की m अमाउंट ऑफ मास है और उस पर अगर a अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन लाना है, तो उस पर f अमाउंट ऑफ फोर्स लगाना पड़ता है। ये हमने लीनियर मोशन के लिए देखा था। लेकिन यहाँ पे बॉडी क्या है, फ्री फॉल कर रहा है, या तो ऊपर से नीचे आ रहा हो या नीचे से ऊपर जा रहा हो, तो यहाँ पे बस क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू एम ए के जगह f इक्वल्स एम जी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन कौन सी है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो एम जी आ गया। अब देखो मैं क्या करता हूँ, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ, तो इस एफ के जगह मैं पुट करता हूँ एम जी, तो कितना हो जाएगा, एम जी इक्वल्स कैपिटल जी एम एम अपॉन आर का स्क्वायर। ये एम क्या है, यहाँ पे जो एम देख रहे हो स्मॉल एम छोटे वाले बॉडी का मास है, यहाँ से एम और एम कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। यहाँ से कितना निकल गया अल्टीमेटली, स्मॉल जी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एम अपॉन आर का स्क्वायर, बिल्कुल। तो ये हमारी जो है फॉर्मूला निकली है स्मॉल जी की, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की। अब आप देखो हमको तो कैपिटल जी की वैल्यू पता है, कैपिटल जी को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी कहते हैं। यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ भैया, किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, किसी भी लोकेशन पे, इसकी वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहती है। कितनी होती है आपको पता है, मैंने दिखा रखा था, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। बिल्कुल ये होती है इसकी वैल्यू, जी की हर जगह कांस्टेंट होती है। और एम यहाँ पे क्या है, अगर हम अर्थ के टर्म से बात करें, तो एम यहाँ पे हो जाएगा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ कितना होता है, अगर हम यहाँ पे देखोगे वैल्यू यहाँ पे, तो मास ऑफ अर्थ होता है 6 पॉइंट यहाँ पे 5.98 इंटू 10⁻24 दिख रहा है, ये हमारी मास ऑफ अर्थ है। तो आप क्या करोगे, मास पुट कर दोगे यहाँ पे, अर्थ का मास डाल दोगे, अर्थ का रेडियस है, रेडियस कितना है यहाँ पे चेक करो, अर्थ की रेडियस है इतनी 6.37 10⁻6। रेडियस भी डाला, मास भी डाला, जी भी डाला, और जब सॉल्व किया तो अल्टीमेटली आप देखोगे इसको सॉल्व करने पे आंसर आती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बिल्कुल इसलिए इसलिए हम इसको 9.8 लेते हैं, ये अर्थ के लिए निकाल रहे हैं भैया, ठीक है। अब देखो अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये आर कौन सा ले, हमें समझ में आ रहा है, बिल्कुल आप जानते हो कि यहाँ पे आर जो है अर्थ की रेडियस है, लेकिन अर्थ की रेडियस हर जगह सेम तो नहीं है ना। क्यों नहीं सेम है, क्योंकि अर्थ स्फीयर नहीं है, अर्थ स्फीयर नहीं है, वो जियोइड शेप का है। कैसा होता है जियोइड शेप, दिखाता हूं, अगर इस पूरे को रब कर दूं यहाँ से, आपने पूरा देख लिया, हाँ। अब जियोइड शेप दिखता कैसे, जैसे अगर स्पीयर की बात करते हैं, अगर स्पीयर होता तो सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का हर एक डिस्टेंस बराबर होता। सही बात बोल रहा हूं मैं, कि सेंटर से लेके सरकमफेरेंस तक का हर एक डिस्टेंस बराबर होता, आर 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 आर, मतलब सारे रेडियस आपके होते। समझ में आ रहा है, लेकिन हमारा जियोइड शेप का है, तो कुछ ऐसा है अर्थ हमारा, है ना। मतलब ऊपर से क्या मान लो ऐसे दबा दिया तो ऊपर से फ्लैट हो गया, और इस तरफ से थोड़ा फैल सा गया साइड से। तो अगर मैं इसको यहाँ पे सेंटर कंसीडर करूं इस जियोइड शेप का, तो आप देखो यहाँ अगर आपको पता है कि ये पोर्शन ऊपर वाले जो दोनों पोर्शन होते हैं, है ना, एक्सट्रीम ऊपर का एक्सट्रीम नीचे का, ये हमारे पोल्स होते हैं। इसको हम लोग नॉर्थ पोल बोलते हैं, ये साउथ पोल होता है, दोनों बहुत ठंडा होता है भैया, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ये जो सेंट्रल पार्ट होता है अर्थ का, ये रीजन जो होता है सेंट्रल रीजन यहाँ पे, ये इसको इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इक्वेटर। अब आप देखो अगर मैं इक्वेटोरियल रेडियस की बात करूं यहां से यहां तक, या मैं अगर पोलर मतलब ये पोल की रेडियस की बात करूं, आपको खुद देख के पता यहाँ पर अंदाजा लग गया है कि इक्वेटोरियल रेडियस बड़ा है, कि अर्थ की रेडियस बड़ा है। अब आप देखो अगर मैं फॉर्मूला में आ जाऊं, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी कितना निकला है, कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर आया है। अब आप चेक करो, ये आर तो रेडियस है, अगर मैं इक्वेटोरियल रेडियस की बात करूं, तो यहाँ पे आर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पोल का। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि इक्वेटर पे हमारी चूंकि रेडियस ज्यादा है, तो यहाँ पे जी की वैल्यू कम हो जाएगी, है ना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और अगर पोल, ये तो हमारे इक्वेटर के लिए थी, इक्वेटर के लिए, और अगर हम निकाले पोल्स के लिए जी की वैल्यू तो कितना आ जाएगा, वो फॉर्मूला तो सेम होने वाली है, बस यहाँ पे चूंकि रेडियस यहाँ पे छोटा है, तो जी की वैल्यू बड़ी हो जाएगी। इसलिए आप देखोगे हमारा जो हम बेसिकली 9.8 बोल रहे हैं ना, तो इक्वेटर पे कुछ होता है बेसिकली 9.87 के आसपास होता है ऐसे कुछ, इसको हम अप्रॉक्स करके 9.8 बोल देते हैं। और यहाँ पे जो है 9.6 के आसपास कुछ होता है पोल्स पे, तो उसको भी क्या करते हैं, राउंड ऑफ करके हम पूरा पूरा क्या करते हैं 9.8 ही बोल देते हैं।
समझ में आ रहा है? मतलब इक्वेटर में थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब ये नहीं बोलते कि बहुत वास्ट डिफरेंस है, थोड़ा बहुत जो है इक्वेटर पे जो वो क्या होती है, इक्वेटर पे कम वो कम होती है। समझ में आ रहा है बात? इक्वेटर पे कम क्यों है? हमारी जी की वैल्यू चूंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है ना, इक्वेटर पे चेक करो रेडियस ज़्यादा है तो उसकी जी की वैल्यू कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? ये तो अर्थ के लिए बात करें कि अर्थ के क्या देख रहे हो, अलग अलग लोकेशन पे जी वेरी कर रहा है। अगर सेंटर पे लेट से बात करता तो, अगर अर्थ के सेंटर में चले जाए भैया बीच में, तो क्या हो जाएगा जी, वो सेंटर पे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जीरो होती है, याद रखो बिल्कुल। जी सेंटर में अगर जाओगे तो वो जी होती है अर्थ के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए, किसी भी प्लैनेट के लिए सेंटर पे चले जाओगे तो जी की वैल्यू जीरो हो जाती है। बात जम रहा है? हाँ। अब यहाँ पे देखो कुछ बात करी गई है, तो हमने यहाँ पे क्या करा, बेसिकली जो बातें करी है अर्थ के लिए करी थी। अगर लेट से हम मून के लिए बात करें, आप चेकोगे आपके टेक्स्ट बुक में मून का भी जिक्र कर रखा है, तो मून में जी कितना आता है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मून में अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम हो जाता है। कितने गुना? 6 गुना कम। तो अगर जैसे मैं बात करूं अर्थ पे कितना है जी 9.8, तो अगर हम जी का वैल्यू निकाले मून पे, तो अगर उसको 6 गुना कम कर देंगे, मतलब अगर 9.8 को 6 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखो 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि अगर मून पे लेट से आप मून पे खड़े हो और वहां से एक बॉडी ड्रॉप कर रहे हो, एक बॉल को मान लो नीचे गिरा रहे हो, तो आप देखो कि बॉल को गिरने में समय ज्यादा लगेगा एज कम्पेयर टू अर्थ पे। क्योंकि आप देखो अर्थ में क्या है कि हर एक सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है हर एक सेकंड। लेकिन मून पे चेक करो, हर एक सेकंड बॉडी की वेलोसिटी 1.6 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है। तो यहां से दिख के क्लियर पता चल रहा है कि हमारी अर्थ पे हर एक सेकंड वेलोसिटी ज्यादा बढ़ रहा है भैया, 6 गुना ज्यादा बढ़ रहा है। तो वेलोसिटी ज्यादा बढ़ेगा तो बॉडी तो जल्दी ही गिरेगा ना। इसलिए अब मून में क्या है, बॉडी आराम आराम से धीमे धीमे नीचे आता है, लेकिन अब अर्थ पे क्या फट से नीचे आ जाता है एक बार में। समझ में आ रहा है? इसको याद रखना कि मून पे जो ग्रेविटी होती है, बेसिकली एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी जिसको बोलते हैं, तो मून पे ग्रेविटी अर्थ के मुकाबले 6 गुना कम होती है, जो कि आती है 1.6। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पर कुछ बात कर रखा है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द एक्सेलरेशन गेन्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। बिल्कुल, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, ग्रेविटेशनल पुल के कारण जो बॉडी में एक्सेलरेशन आता है उसी को बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या, इसके पास अपना एक मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है। लेट्स से अगर आपकी जी की वैल्यू आ गई 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये तो मैग्नीट्यूड है, इसको बताने के लिए चाहिए डायरेक्शन भी। तो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नॉर्थ की तरफ, कि साउथ की तरफ, कि ईस्ट की तरफ, वेस्ट, समझ में आ रहा है? तो आपको डायरेक्शन के साथ बताना पड़ेगा ना, नहीं तो ये गलत हो जाएगा, नहीं तो स्केलर बन जाएगा, फिर स्केलर नहीं होता है। इसकी यूनिट होती है, ऐसा यूनिट है ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट की बात करें, वो होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। है तो भाई एक्सेलरेशन ही, है ना? भले ही एक्सेलरेशन जो है ग्रेविटी के कारण आ रहा है, लेकिन है तो एक्सेलरेशन ही। दूसरी इसकी यूनिट कितनी होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जैसे कि नॉर्मल एक ही होती है एक्सेलरेशन की। इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। हम जब कैपिटल जी की बात करते हैं, जब देखा था ग्रेविटेशन, ये जो देखा ना ग्रेविटेशनल फोर्स दो बॉडी के बीच में, तो वो क्या देखा था, फिक्स्ड रहता है, यूनिवर्सली फिक्स्ड है, 6.67 टेन टू द पावर -11। लेकिन यहाँ बात करिए इस जी की वैल्यू, की वेरी कर रहा है, ये तो अर्थ में ही खुद वेरी कर रहा है ना। जैसे आपने क्या देखा, पोल में अगर बात करें थोड़ी इसकी ज्यादा होती है, और अगर बात करें यहाँ पे इक्वेटर पे तो थोड़ी कम होती है। और अगर मून का अर्थ से कंपेयर करें तो वहां तो बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला कि मून में 6 गुना कम होता है। स्मॉल जी की वैल्यू की बात कर रहे हैं, स्मॉल जी की। तो स्मॉल जी की वैल्यू जो है वो प्लेस टू प्लेस वेरी कर सकती है, लेकिन कैपिटल जी हर जगह, मून पे, अर्थ पे, मास पे, हर जगह वो सेम होने वाली है, 6.67 टेन टू द पावर -11। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो मोशन, अब हम यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। देखो आपको पता है कि काइनामेटिक्स के, बेसिकली मोशन के 3 लॉ दिए हुए हैं। वो 3 लॉ कौन-कौन से? देखो आपको पता है कि अगर मान लो मेरी एक बॉडी है, उसकी मास m है, उसकी मास m है, वो यहाँ से मूव करी 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 टी टाइम बाद, कितना, टी टाइम बाद यहाँ से यहाँ पहुंच गई वो m मास वाली बॉडी। लेट्स से जब इसने स्टार्ट किया था मूव करना, तो कुछ ना कुछ तो इनिशियल वेलोसिटी लेके मूव किया होगा। अपने ऐसा तो नहीं कि भैया उसको मूव करना तो वेलोसिटी देना पड़ेगा, तो कुछ इनिशियल वेलोसिटी जो कि उसके पास u था, और जब टी टाइम बाद यहाँ पहुंचा तो उसकी वेलोसिटी लेट से v हो गई, जिसको फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। इसको लेके, और अगर बोलेंगे इस बॉडी में एक्सेलरेशन कितना आया, तो उसको a से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर लेट से बॉडी आपकी स्टार्टिंग में कम वेलोसिटी से मूव कर रही थी, समय के साथ वेलोसिटी उसकी बढ़ गई, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन आ गया। और स्टार्टिंग में ज्यादा वेलोसिटी से मूव कर रही थी, टी टाइम बाद वेलोसिटी उसका कम हो गया, तो बॉडी में नेगेटिव एक्सेलरेशन आ जाता है, इसको रिटार्डेशन भी बोलते हैं। तो मतलब इसके पास एक्सेलरेशन भी है, वेलोसिटी भी है इनिशियल फाइनल, और टाइम भी कुछ ले रहा है, उसके पास पर्टिकुलर मास भी है। तो इसका एक रिलेशन बना देते हैं सब कुछ मिला के। तो पहला बन जाएगा v इक्वल्स यू प्लस ए टी। ये पहला काइनेमेटिक्स का पहला है कि आपको अगर लेट से, ये पहला इक्वेशन दे रखा है, अगर आपको लेट से फाइनल वेलोसिटी गिवन है कि टी टाइम बाद जो है बॉडी की फाइनल वेलोसिटी इतनी होगी, उसमें एक्सेलरेशन इतना का है, तो बताओ इनिशियल वेलोसिटी कितना है। तो यहाँ पे 4 अननोन वेरिएबल में से अगर 3 आपको नोन हो तो चौथा निकल जाएगा आराम से भैया, समझ में आ रहा है? दूसरा क्या होता है, एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये होता है। यहाँ पे एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब बॉडी यहाँ से यहाँ कितना ट्रेवल करिए, डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस।
मतलब अगर स्ट्रेट पाथ की बात करें, स्ट्रेट लाइन मोशन हो, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भैया बराबर ही होता है ना। स्ट्रेट लाइन की बात करें, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट पाथ। तो अगर स्ट्रेट लाइन हो तो शॉर्टेस्ट पाथ तो वही होगा, है ना। शॉर्टेस्ट पाथ स्ट्रेट लाइन ही होता है दो पॉइंट के बीच का। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी हो, लेट्स से आपको यू गिवन है, टी गिवन है, ये पता है तो एस निकल जाएगा। और तीसरा जो काइनेमेटिक्स का इक्वेशन है वो होता है वी स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। यहाँ पे भी एस डिस्प्लेसमेंट है, यू इनिशियल वेलोसिटी, वी फाइनल वेलोसिटी, ए एक्सेलरेशन। ये जो भी तीन आप देख रहे हो इक्वेशन, ये हमारे लीनियर मोशन के लिए, किसके लीनियर मोशन की, बॉडी जब जमीन पे मूव कर रहा है। अभी जमीन पे कुछ बात नहीं कर रहा है, अभी फ्री फॉल की बात करें, ऊपर से नीचे आ रही हो बॉडी या नीचे से ऊपर जा रही है। तो फ्री फॉल में एक्सेलरेशन की जगह क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी फॉर्मूला सब सेम होने वाला है। यहाँ पे बस फ्री फॉल की अगर बात करें तो ए की जगह जी आ जाएगा, यहाँ भी ए की जगह जी, यहाँ भी ए की जगह जी आ जाएगा, बस बाकी फॉर्मूला सब कुछ सेम रहेगा। ये किसके लिए निकाल रहे हैं, ये फ्री फॉल के लिए निकाल रहे हैं, फ्री फॉल। समझ रहे बात, जम रहा है। अब इसके बेसिस पे क्या करेंगे हम, न्यूमेरिकल्स करते हैं। अभी आ जाओ, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स दो करने के एनसीईआरटी से दे रखे हैं। एग्जांपल 10.2, यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, अ कार फॉल्स ऑफ अ लेज एंड ड्रॉप्स टू द ग्राउंड। अब देखो लेज मतलब होता है खाई, तो हमारी गाड़ी जो है खाई में गिर गई है भैया। अब देखो दो कंडीशन होते हैं गिरने के, कि या तो गाड़ी तेजी से चल के आ रही है, कुछ मोशन से आई और तब जाके गिर गई। एक होता है कि भैया किनारे पे खड़ी है ना, खाई का जो बेसिकली वो जहाँ चट्टान पे खड़ा है उसे किनारे पे खड़ी है, उसके बाद फिर गिर गई। तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे ड्रॉप करने की बात कर रहा है, किसकी ड्रॉप करने की। जब भी आपको ड्रॉप दिख जाए या रिलीज दिख जाए, या रिलीज दिख जाए, तो इस केस में जो इनिशियल वेलोसिटी होगा यू, उसको जीरो मान लेना। देखो अगर लेट से मेरे पास हाथ में बॉल है, उसको नीचे गिराना है, दो तरीके गिराने के, या तो उसको ऐसे पटक दो, या हाथ में रखे हो तो ऐसे करके छोड़ दो, दोनों तरीके से गिर जाएंगे वो। जब हाथ में रखा रखा ऐसा छोड़ दोगे तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी यू हो जाएगी जीरो, क्योंकि आपका हाथ में कुछ वेलोसिटी है ही नहीं। जब हाथी का कुछ वेलोसिटी नहीं है, तो जब बॉडी गिरेगा तो उसकी भी कुछ इनिशियल वेलोसिटी नहीं होगी, लेकिन ऐसा करके पटका जब, तो आपकी देखो आपके हाथ की कुछ वेलोसिटी है और बॉडी में भी वेलोसिटी आ जाएगा, जो कि यू कुछ ना कुछ सर्टेन वेलोसिटी होगा उसके पास। तो ड्रॉप की बात करें, रिलीज की बात करें, तो यू को हमेशा जीरो लेना। इसके अलावा अगर थ्रो की बात करें, बॉडी को थ्रो किया गया है, तो वहां कुछ ना कुछ आपकी यू की वैल्यू दी रहती है, लेनी पड़ती है, सॉल्व करके निकालना पड़ता है, ठीक है। तो गाड़ी आपकी खाई में नीचे गिर रही है, गिरने में समय लग गया उसको 0.5, मतलब आधे सेकंड का समय लगा है उसको ना, आधे सेकंड में जब बॉडी नीचे गिर गई। जी का वैल्यू 10 दे रखा है, मैंने बताया ना, कभी कभी 9.8 दिया रहता है, कभी 10 दिया रहता है वैल्यू। तो ये डिपेंड करता है, आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो तो वहां पे कभी 9, कभी 9 पॉइंट, कभी 10, बेसिकली होता 9.8 ही है। इसको जो हम लोग थोड़ा सा जो है सॉल्व करने में कैलकुलेशन में आसानी हो, उसलिए जियो कभी कभी 9.8 के बदला 10 दे देता है, बच्चों को दिक्कत ना है, फटाफट से सॉल्व कर ले, ठीक है। तो यहाँ पे क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ऑन स्ट्राइकिंग द ग्राउंड। तो ग्राउंड में जस्ट स्ट्राइक करने से पहले, ग्राउंड में टकराने से जस्ट कुछ मिली सेकंड ही पहले उसकी स्पीड क्या रही होगी। स्पीड मतलब यहाँ पे हम वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल। यहाँ पे हम बेसिकली स्पीड और वेलोसिटी एक ही चीज होता है ना। मतलब वेलोसिटी में जानता हूँ वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास डायरेक्शन के साथ मैग्नीट्यूड भी होगा, लेकिन अगर हम बस वैल्यू के टर्म्स में कंसिडर करें तो जो स्पीड का वैल्यू आएगा वही हमारी वेलोसिटी की भी आएगी। बस वेलोसिटी को बताने के लिए हम इन एडिशनल डायरेक्शन को लेके आते हैं, बाकी वैल्यू तो सबका सेम होने वाला है। तो यहाँ पे स्पीड बोलूं वेलोसिटी बोलूं एक ही चीज है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमें क्या वेलोसिटी निकालना है। चलो क्या क्या डेटा गिवन है पुट करते हैं। हमने चूंकि यहाँ पे कार ड्रॉप हो रही है, मतलब खाई के चट्टान पे खड़ी थी किनारे पे, तब वहां से गिर गई वो, तो यू जो हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी वो हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। चलो और जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये दे रखा है 10, ये कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। चलो और क्या दे रखा है, हमें निकालनी है वी, मतलब टकराने से जस्ट पहले वेलोसिटी कितनी रहेगी, हमें वी निकालनी है। चलो तो यू और कुछ दे रखा है क्या, हाँ टाइम, टाइम भी तो दे रखा है, दैट इज टी, कितना दे रखा है 0.5 सेकेंड, या इसको हम आधा सेकंड ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ सेकंड। चलो तो आपके पास चेक करो, जो तीन काइनेमेटिक्स के इक्वेशन है उसमें कौन सा लगने वाला है। आपके पास यू है, जी है, टी है, वी निकालना है। तो आपको जो पहला इक्वेशन है काइनेमेटिक्स का, वी इक्वल्स यू प्लस जी टी, वो काम कर जाएगा बिल्कुल। यहाँ पे लगा देते हैं, तो यहाँ देख लो मैं इसको कलर चेंज कर लूँ, तो इधर हो जाएगा वी इक्वल्स यू प्लस जी टी। वी तो पता ही करना है, यू कितना हो जाएगा इनिशियल वेलोसिटी यू है, प्लस जी कितना है, देखो यहाँ पे जी जो है आप आपके ना कभी कभी जी को लेना पड़ता है पॉजिटिव, कभी जी को लेना पड़ता है नेगेटिव। अगर आपकी बॉडी नीचे गिर रही हो, मतलब ग्रेविटी के तरफ, मतलब ग्रेविटी आपको नीचे खींचना चाह रहा है और बॉडी भी नीचे ही गिर रही है, तो मतलब ग्रेविटी के फेवर में काम हो रहा है। अगर ग्रेविटी के फेवर में काम हो रहा है तो जी की वैल्यू पॉजिटिव लेना, क्योंकि इसके बाद आप देखो एक और न्यूमेरिकल करेंगे, उसमें हमारी बॉडी ऊपर फेंकी जा रही होगी, तो बॉडी को जब ऊपर फेंकोगे तो क्या ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा है वो, मतलब ग्रेविटी आपको नीचे खींचना चाह रहा है और आप भैया ऊपर जा रहे हो, है ना। तो अगेंस्ट अगर काम हो रहा हो ग्रेविटी के, तो वहां पे जी की वैल्यू को नेगेटिव लेना, आगे देखेंगे, अभी तो पॉजिटिव लेना है फिलहाल। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जी आ जाएगा आपका 10, और टाइम कितना दे रखा है दैट इज हाफ, है ना। तो सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली 2 5 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो v कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। आ गया आंसर 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन आपको पता है कि वेलोसिटी जो है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, बस 5 मीटर पर सेकेंड लिख के छोड़ दिया तो हो सकता है 0.5 मार्क्स आपका कट कर लिया जाएगा। तो इसके साथ डायरेक्शन भी लेके आओ, तो 5 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स डाउनवर्ड ऐसा लिख देना,
5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स, नीचे ही तो गिर रही है ना, तो टुवर्ड्स डाउनवर्ड लिख देना। समझ में आ रहा है बात? आगे देखो नेक्स्ट क्या निकालना है, व्हाट इज इट्स एवरेज स्पीड ड्यूरिंग, तो जो आधे सेकंड में गिर रहा है बॉडी, उसके उसके दौरान उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। देखो स्पीड तो बता नहीं सकते कितनी थी, क्योंकि हर एक सेकंड उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि मोटा मोटा बताओ कि लगभग स्पीड कितना रहा होगा उसके आधे सेकंड के दौरान, किस स्पीड से वो गिरा है, तो एवरेज बता दो मुझे। ठीक है, कंप्लीट तो एग्जैक्ट तो बता नहीं सकते हैं, क्योंकि हर एक उसकी पॉइंट वेलोसिटी बढ़ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे, तो आपको पता है, देखो एवरेज स्पीड बोले, एवरेज वेलोसिटी बोले, बातें की समझ जाना। भी तो एवरेज वेलोसिटी की बात कर रहे हैं बेसिकली। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला तो निकालने का ये है कि एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, मतलब अगर आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ टाइम टेकन हो, दोनों को डिवाइड कर दो तो निकल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब जैसे ऊपर से नीचे गिर रहा है तो कितना कवर करा भैया, हाइट, वो तो आपको नहीं पता ना, गिवन है क्या, नहीं गिवन है, हाइट कितना कवर करा तो नहीं पता है। अगर आपको पता होता तो वहां से निकाल देते, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पुट करते, और टाइम टेकन तो हमारे पास है ही, दोनों को पुट कर देते, आंसर आ जाता। लेकिन यहाँ पे उससे काम नहीं बनेगा, तो एक और फॉर्मूला पकड़ लो जो कि एवरेज स्पीड का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो कितना आ जाएगा, एवरेज स्पीड की एक और फॉर्मूला क्या होती है, दैट इज v प्लस यू बाई टू। बिल्कुल, आपको पता है दो चार अगर नंबर आपके पास गिवन हो, उनका एवरेज कैसे निकालते हैं भैया, एवरेज तो ये निकालते हैं कि सम ऑफ टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर। लेट्स से आपको 10 वैल्यूज गिवन है, अलग अलग 10 वैल्यूज गिवन है, उनके एवरेज निकालना हो, तो सारे का सम कर दो अपॉन 10 कर दो, जो आंसर आएगा उनका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज मतलब बीच का वैल्यू, एवरेज मतलब क्या था, 20 का वैल्यू निकल जाता। ठीक है, यहाँ पे भी क्या करें, वेलोसिटी दोनों का पता था हमें, v और u तो पता ही है, यहाँ पे देखो v भी पता है, u भी पता है, दोनों का एवरेज निकाल लेंगे ऐसे करके। तो v हमारे पास दे रखा है 5 प्लस u कितना है 0, तो 5/2 अल्टीमेटली कितना आ जाएगा 2.5, और चूंकि एवरेज स्पीड की बात करिए है तो स्पीड ही, 2.5 मीटर पर सेकंड इसका आंसर आ गया। आसान था बड़ा। आगे देखते हैं, इसके बाद निकालिए हाउ हाई इज द लेज फ्रॉम द ग्राउंड, तो ग्राउंड से वो खाई की जो किनारा है ना, वो चट्टान का जो किनारा है वो कितना ऊंचा है वो निकालना है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या, हाइट निकालने की बात कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है। बिल्कुल, जब भी हाइट की बात करे तो एस मतलब डिस्प्लेसमेंट निकालने की ही बात कर रहा है। इसका मतलब जो हमारा सेकंड है ना, मतलब सेकंड वाला जो हमारा इक्वेशन था एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, मेरे ख्याल से वो काम कर जाएगा। देखते हैं, तो आपके पास वैल्यू सारे पता है, मैं इसको रब कर दो पूरे को। तो देखो यहाँ पे लगाते हैं एस इक्वल्स यूटी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। चलो, तो यहाँ पे u तो जीरो है भैया, तो u जीरो तो पूरा पूरा जीरो हो गया, हटा दो इसको। यहाँ पे देखो कितना हो जाएगा, हाफ g कितना दे रखा है 10, है ना, मल्टीप्लाई करके 10, और टी स्क्वायर, टी कितना है 0.5 का स्क्वायर, यही तो है ना 0.5 का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 2 5 10, तो कितना आ जाएगा इसका वैल्यू 5 मल्टीप्लाई 0.5 का स्क्वायर, और इसको सॉल्व करने पे आंसर आ जाएगा 1.25। बिल्कुल 1.25, और चूंकि डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो ये हो जाएगा मीटर। समझ में आ रहा है, आगे आंसर बड़ा आसान था, है ना। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद हमें देखो दूसरा एग्जांपल 10.3 एनसीईआरटी से ही है। एन ऑब्जेक्ट इज थ्रोन, अब देखो भैया थ्रो करने की बात करें, थ्रो ड्रॉप वगैरह नहीं, ऊपर फेंक रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एंड राइजेस टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर, तो नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है, एक सर्टेन वेलोसिटी लेके जाएगी, जाहिर सी बात है। अगर बॉडी को जमीन छोड़ना है, नीचे से ऊपर जाना है, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी उसके पास होना ही चाहिए। अगर कम वेलोसिटी होगी तो कम हाइट तक जाएगा, ज्यादा वेलोसिटी होगी तो ज्यादा हाइट तक जाएगा, जाहिर सी बात है। ठीक है, तो वही निकालना है कि जिस वेलोसिटी से फेंके हैं वो कितनी होगी, अगर उसको 10 मीटर हाइट कवर करना है वो निकालनी है। डेटा पुट करते हैं। चलो, तो हमारे पास यहाँ पे हाइट मतलब डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, बिल्कुल, तो एस की वैल्यू कितनी है, दैट इज 10 मीटर बोल दिया ना, बिल्कुल। और यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लोगे, मैं काम करता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ 9.8। बेसिकली आपको जब न्यूमेरिकल्स करोगे तो आपको ये गिवन रहता है कि 9.8 लेना है कि 10 लेना है। यहाँ पे मैं 9.8 लेके सॉल्व करता हूँ। चलो 9.8, लेकिन आप देखो यहाँ पे अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रहा है बॉडी, तो लेंगे माइनस का 9.8। याद रखना, अगर अपवर्ड हो तो माइनस में लो, डाउनवर्ड हो टुवर्ड्स द ग्रेविटी के फेवर में तो पॉजिटिव में लेना है। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, यू निकालनी है, यू निकालनी है, वो तो पता नहीं है हमें। अब देखो वी कितना होगा बताओ, यहाँ पे वी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। आप बोलोगे कैसे, गिवन तो नहीं था, कैसे बता दिया। देखो बॉडी नीचे से ऊपर जा रहा है ना, जमीन से ऊपर जा रही है, तो एक मैक्सिमम हाइट पर जाएगी। बॉडी ऊपर जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है, एक सर्टेन हाइट पहुंचने के बाद वहां पे बॉडी रुक जाएगी, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिली सेकंड के लिए रुकेगी बॉडी, वापस क्या है उसी लाइन में नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाएगी। तो कुछ सेकंड के लिए वो रुकेगी, तो वहां पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड, और रुकेगी, रुकेगी कंफर्म है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम लाइन में बॉडी ऊपर जाए और नीचे आ जाए बिना रुके, कुछ ना कुछ थोड़े कुछ ही मिली सेकंड के रुकेगी, नहीं रुकेगी जरूर, बिना रुके ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। उसने यहाँ पे v कितना हो गया 0। अब देखो यहाँ पे निकालते हैं, आपके पास क्या है, s है, g है, v है, u निकालना है। तो मेरे ख्याल से जो तीसरा इक्वेशन है वो काम कर जाएगा, बिल्कुल। तीसरा इक्वेशन क्या है हमारे पास, v स्क्वायर इक्वल्स यू स्क्वायर प्लस 2gs, यही है, यही तो होता है भैया। आपके पास देखो एस भी है, तो ये पुट करते हैं, यहाँ पे v कितना है 0, 0 का स्क्वायर तो 0 ही होता है, इक्वल्स यू स्क्वायर, यू कितना है वो तो निकालनी है हमें, तो यू स्क्वायर प्लस 2 इंटू
जी कितना है -9.8, तो ये हो जाएगा -9.8 और ये एस कितना है, दैट इज 10। एस कितना दे रखा है, 10। इसको सॉल्व करते हैं। इसको जब सॉल्व करोगे यहाँ पे देख लो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यू स्क्वायर इक्वल्स या 496। अच्छा इसको सॉल्व कर लेते हैं। यू स्क्वायर यहाँ पे कितना आ जाएगा, दैट इज 9 पॉइंट, ये आ जाएगा 596 आ जाएगा, 596 आ जाएगा यू स्क्वायर का वैल्यू। अब अगर यहाँ से u निकालोगे तो आ जाएगा रूट अंडर 596, बिल्कुल रूट अंडर 596। और जब u निकालोगे तो अल्टीमेटली आ जाएगा 14, जो कि आपको पता है कि रूट 596 कितना होता है, 14 के बराबर, 14 का स्क्वायर होता है 596। तो यहाँ से आ जाएगा 14 मीटर पर सेकंड, है ना। u की वैल्यू, u की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड ही होगी, समझ में आ रहा है, आ गया आंसर। u निकालना था, मतलब हम उसको इनिशियली 14 मीटर पर सेकंड के स्पीड से बॉल को फेंक रहे हैं। दूसरा क्या निकालना है, अब निकालनी है द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू रीच द हाईएस्ट पॉइंट। हाईएस्ट पॉइंट मतलब जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा। हाँ, मैक्सिमम हाइट क्या है, 10 मीटर। मतलब जब 10 मीटर पे वो पहुंच जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, तो उस समय उसको समय कितना लगा उस जर्नी को कवर करने में, समय निकालना है, टाइम टेकन, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। तो ये डेटा सारा आपके पास है, इसको फटाफट से रब कर दूं। तो आप चेक करो आपके पास यहाँ पे क्या क्या है, आपके पास एस है, जी है और यू तो अभी जस्ट निकाल लिया। आपके पास क्या है, वी तो जीरो है, पता है मैक्सिमम हाइट पे तो वी जीरो ही होगा भैया। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, वी जीरो। सॉल्व करते हैं तो मेरे ख्याल से पहला इक्वेशन है उससे ही काम बन जाएगा, बिल्कुल। v इक्वल्स u प्लस ए जी टी, उससे ही काम बन जाएगा। आपके पास v है यू जस्ट निकाले, कितना आया 14, और g तो आपके पास है ही, तो पुट करते हैं। v है यहाँ पे 0, u हो जाएगा दैट इज 14 जस्ट निकाला है अभी, प्लस यहाँ पे g कितना होगा -10, क्यों ना, है ना, बॉडी क्या है आपकी ऊपर जा रही है, तो -10। चूंकि यहाँ पे 9.8 दे रखा है, चलो -9.8 ही ले लेते हैं, -9.8। और यहाँ पे टाइम हमारे पास जो है वो निकालने को दे रखा है, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 9.80 इक्वल्स 9.80 इक्वल्स 14, और यहाँ से t कितना आ जाएगा, दैट इज 14 अपॉन 9.8। इसको जब सॉल्व करोगे तो अल्टीमेटली आपके पास आंसर निकल के आया, दैट इज 1.43, बिल्कुल ये 1.43 सेकंड। चेक कर लेना, ये आंसर आएगा। मतलब क्या देख रहे हो कि 2 सेकंड में नहीं, 2 सेकंड से भी कम समय लगा है, 1.43 सेकंड में बॉडी हमारी 10 मीटर की हाइट कवर कर लेगी। समझ में आ रहा है बात। तो लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, यहीं तक रखते हैं। तो हमने क्या करा, आज फ्री फॉल के ऊपर बात करा कि बॉडी कब फ्रीली फॉल कर रही हो, कब नहीं कर रही हो। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको समझा कि अर्थ पे कितना होता है, मून पे कितना होता है, अर्थ के इक्वेटर पे कितना, पोल पे कितना, सब कुछ बात कर लिया। अर्थ के सेंटर पे कितना, फिर देखा मोशन अंडर ग्रेविटी, उसके 3 काइनेमेटिक्स के लॉ देखे, उसके बेसिस पे 2 न्यूमेरिकल्स करके खत्म कर दिया। बहुत मजा आया मुझे, आपको भी मजा आया होगा। दबा के लेक्चर शेयर करो दोस्तों में। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।